स्टूडेंट्स, आज हम चालू करेंगे फंक्शन। अच्छा, फंक्शन चालू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं। माई सेल्फ अतीश अग्रवाल। ओके, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ए सर, तो इसको और थोड़ा शॉर्ट किया गया, उसको बना दिया गया ए स्क्वायर सर। ठीक, तो लोग बच्चे जो है मुझे वो ए स्क्वायर सर के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं एक्चुअली आज चालू करूंगा फंक्शन फलन। ठीक, अच्छा, आप लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं जनरली उनके साथ थोड़ा सा रहता है कि उनकी एक डिमांड रहती है कि सर हमारे बेसिक्स बहुत अच्छे नहीं है, हमारे बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो सर हमें बहुत छोटी छोटी बातें बताइए। तो मैं आपको पहले से बता दूं कि मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें जो भी होंगी ना, जो भी मुझे लगेगा कि हाँ यार ये बात भी बच्चे को नहीं आती होगी, डेफिनेटली मैं वो भी बताऊंगा। ठीक, तो मैं हर चीज़ पे फोकस करता जाऊंगा। राइट, अच्छा, फलन एक ऐसा टॉपिक है कैलकुलस का, मतलब ये समझ लीजिए कैलकुलस की बैकबोन है ये। मतलब अगर आपको फंक्शन आता है इसका मतलब आप कैलकुलस में 50% तो आप जीत गए, क्योंकि फंक्शन जो चैप्टर है उसमें जितनी भी चीज़ें आएंगी उसमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ आपको किसी न किसी चैप्टर में काम आती रहेगी, है ना। तो इसलिए फंक्शन का आना बहुत ज़रूरी है। राइट, तो हम फलन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फलन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ी छोटी, जैसे आज का जो लेक्चर होगा, मेरा आज का जो लेक्चर है उसमें मैं फलन के बारे में बात नहीं करूंगा। आज के लेक्चर में बात करूंगा मैं समुच्चय के बारे में, ठीक है, संबंध के बारे में, क्योंकि एक स्टार्टिंग है ना, तो स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के बारे में थोड़ा सा आप जान लें, संबंध के बारे में आप जान लें कि संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होगा वो इसी पर बेस्ड होगा, यानी शुरू के एक दो लेक्चर तो मैं बेसिक बताऊंगा आपको, उसके बाद हम प्रॉपर फंक्शन पे मूव करेंगे। राइट, तो सबसे पहले आज हम देखते हैं समुच्चय। ठीक है, क्या देखेंगे, समुच्चय से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समुच्चय की बात कर लेते हैं। समुच्चय क्या होता है? समुच्चय, समुच्चय को अपन इंग्लिश में बोलते हैं सेट। क्या बोलते हैं? सेट। ठीक है, देखिए समुच्चय का क्या मतलब होता है? समुच्चय का मतलब होता है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। ठीक, इसमें एक वर्ड मैंने यूज किया है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि जब भी हम समुच्चय लिखें तो उसके अंदर जैसे मैंने जो चीजें आनी चाहिए वो एक टाइप की आनी चाहिए। क्लियर? अच्छा, समुच्चय को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहली बात, समुच्चय की परिभाषा क्या होगी? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, है ना, हम समुच्चय कहते हैं। यहां पर एक वर्ड यूज कर लीजिएगा, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, लेकिन साथ में सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होना जरूरी है। तो के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। ठीक, अच्छा, अब समुच्चय को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से। तो समुच्चय को किससे परिभाषित करेंगे? समुच्चय को हम दिखाएंगे किससे? तो समुच्चय को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? तो समुच्चय को हम कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करेंगे, यानी कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी। राइट, अच्छा, जो अवयव होंगे समुच्चय के उसको हम स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल लेटर से। वैसे ये सारी बातें आप लोगों को आती होंगी, तय है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। तो किसी भी समुच्चय को लिखें तो समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके जो अवयव होंगे ना उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल लेटर से। यानी समुच्चय को लिखने का तरीका क्या होगा? ए बी सी डी, इस तरह से अपन समुच्चय को लिखते हैं। क्लियर? अच्छा, अब बात आती है समुच्चय को हम रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं बेसिकली मैथ्स में। तो समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके कौन कौन से हैं? देखिए, समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। पहला आता है तालिका विधि। कौन सी विधि? तालिका विधि। इसे टेबुलर फॉर्म बोलते हैं या रोस्टर मेथड बोलते हैं। तालिका विधि यानी रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड। ठीक है, तो पहली विधि होती है तालिका विधि, जिसे हम रोस्टर मेथड बोलते हैं। अच्छा, दूसरी विधि क्या होती है? जो दूसरी विधि हमारे पास होती है वो होती है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है? तो समुच्चय ध्यान रखें, अपन समुच्चय को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो हम तालिका विधि से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं समुच्चय निर्माण विधि से। ठीक, अच्छा, तालिका विधि के अंदर क्या होता है? तालिका विधि के अंदर सिंपल जो टर्म्स होंगी ना, यानी जो अवयव होंगे उसको हम किससे अलग करेंगे? कॉमा से। राइट, जैसे मैंने ये तरीका लिखा हुआ है, तो ये जो लिखने का तरीका है ना, ये जो तरीका आप देख रहे हैं लिखने का,
एंड दिस इज नोन एज, ये जो तरीका आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं हम तालिका विधि। कौन सी विधि कहलाती है? तालिका विधि, जिसमें हम टर्म्स को, एलिमेंट्स को, अवयवों को कॉमा से सेपरेट करते हैं। अच्छा, दूसरी आती है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि के अंदर क्या होगा? समुच्चय निर्माण विधि के अंदर क्या होगा? ऐसे लिखते हैं, एक्स एक सम संख्या है, एक्स एक सम संख्या है। क्लियर? तो अगर आप ऐसे लिख रहे हो इसका मतलब समुच्चय निर्माण विधि है। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स एक सम संख्या है। क्लियर? तो समुच्चय निर्माण विधि ये चीज हो गई है। क्लियर है? तालिका विधि ये हो गई है। ये रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। कभी कोई बहुत छोटा क्वेश्चन किसी स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछ ले तो ठीक है, मुझे लगता नहीं इसमें इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा बातें करने वाला है। ठीक, एक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। अब आता है टाइप ऑफ समुच्चय। समुच्चय के कौन कौन से टाइप हैं? टाइप ऑफ समुच्चय, समुच्चय के प्रकार कौन कौन से हैं देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो समुच्चय का प्रकार आता है वो आता है रिक्त समुच्चय। कौन सा आता है? रिक्त समुच्चय। अच्छा, रिक्त समुच्चय क्या होता है? देखिए, रिक्त समुच्चय का मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव प्रेजेंट ना हो। अगर किसी भी समुच्चय में कोई भी अवयव प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक, तो वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव प्रेजेंट ना हो। ठीक है, वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव प्रेजेंट ना हो। अगर किसी भी समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं है तो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक, अच्छा, रिक्त समुच्चय को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं, या तो ऐसे, या तो भैया कर्ली ब्रैकेट लगा के कर दो, या फिर फाई से। क्लियर? तो रिक्त समुच्चय को जब भी आपसे परिभाषित करने के लिए बोले कि भाई रिक्त समुच्चय को मैं कैसे परिभाषित करूंगा, तो रिक्त समुच्चय को आप या तो ऐसे प्रदर्शित करेंगे या फिर आप ऐसे प्रदर्शित करेंगे। क्लियर? तो रिक्त समुच्चय का मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव प्रेजेंट ना हो। नेक्स्ट आता है एकल समुच्चय। क्या आता है? एकल समुच्चय। देखिए, एकल समुच्चय का क्या मतलब है? एकल समुच्चय का मतलब है जिसमें केवल एक ही अवयव प्रेजेंट हो। अगर किसी भी समुच्चय में केवल एक ही अवयव विद्यमान है तो उसे अपन एकल समुच्चय बोलते हैं। तो एकल समुच्चय का मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें एक ही अवयव विद्यमान हो। ऐसा समुच्चय जिसमें एक ही अवयव विद्यमान हो। ठीक है, अगर किसी समुच्चय में एक ही अवयव विद्यमान है, इसका मतलब उसे अपन बोलते हैं एकल समुच्चय। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मैंने आपको बोला a बराबर x। क्या बोला? a बराबर x, x एक सम अभाज्य संख्या है। x एक सम अभाज्य संख्या है। आ गया? अब यार, जिस बच्चे को अभाज्य संख्या पता है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि अभाज्य संख्या का मतलब होता है जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, प्राइम नंबर्स। राइट? क्लियर है? तो आपसे बोला है कि x एक सम अभाज्य संख्या है, तो मैथ्स में केवल 2 ही ऐसी संख्या है जो सम भी और अभाज्य संख्या भी है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका मतलब हुआ बेसिकली बन गया a बराबर 2 ओनली। और अगर इस समुच्चय में एक ही अवयव है तो इसे बोलते हैं हम एकल समुच्चय। क्या बोलते हैं? एकल समुच्चय। थर्ड नंबर पर हम चलते हैं। अगर हमने ये पढ़ लिया, ये वाला समुच्चय आ गया, एकल समुच्चय आ गया, तीसरा हमारे पास आता है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। क्लियर? अच्छा, परिमित समुच्चय का क्या मतलब है ना? परिमित समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट सेट। तो परिमित समुच्चय का मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या फाइनाइट हो, यानी जिन्हें अपन काउंट कर सकते हो। बेसिकली ऐसा समझ लीजिए कि आपने मेरे से बोला है सर परिमित समुच्चय क्या होता है, तो परिमित समुच्चय का मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों को हम काउंट कर सकें, उसे बोलते हैं हम फाइनाइट सेट। क्लियर है? तो जिसमें अवयवों की संख्या क्या होगी? फाइनाइट होगी। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या फाइनाइट हो।
क्लियर है? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या फाइनाइट हो। मान लेते हैं मैंने एक समुच्चय लिखा, ये लिख लिया, मैंने एक एग्जाम्पल लिख लिया, a बराबर x लिख लिया और x एक अभाज्य संख्या है, x लेस देन 20, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है? x एक अभाज्य संख्या है, x लेस देन 20, जो 20 से कम है। क्लियर? तो अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि भैया x एक अभाज्य संख्या है जो 20 से छोटी है ना? जो 20 से छोटी है तो कौन कौन सी हो गई? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। क्लियर? तो अब इस सेट के अंदर मैं अवयव काउंट कर सकता हूं कि इस सेट के अंदर 8 अवयव हैं। तो अगर किसी सेट के अंदर, किसी समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या काउंटेबल है, जिसे मैं काउंट कर सकता हूं, तो उसे हम बोलते हैं फाइनाइट सेट, यानी परिमित समुच्चय। क्लियर है? तो ये कहलाता है परिमित समुच्चय। ठीक, अब मैं बात करता हूं अपरिमित समुच्चय की। किसकी बात करूंगा मैं? अब मैं बात करूंगा अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय का मतलब होता है इनफाइनाइट सेट। देखिए, जिस बच्चे को परिमित समुच्चय समझ में आ गया होगा उसको अपरिमित समुच्चय भी समझ में आ गया होगा। कैसे? परिमित समुच्चय का क्या मतलब होता है? परिमित समुच्चय का मतलब होता है ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या आप काउंट कर सको। लेकिन अपरिमित का क्या मतलब है? अपरिमित का मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। कितनी? अनंत। जैसे प्राकृत संख्याएं हैं, अब दुनिया में प्राकृत संख्याएं कितनी? अनंत हैं। तो प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय होगा वो कैसा समुच्चय होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है? तो वे समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कितनी है? अनंत है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत है। कितनी है? अनंत है। क्लियर है? अगर किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या अनंत है तो उसे अपन अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। क्लियर? इसका एग्जाम्पल है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। एग्जाम्पल क्या है इसका? इसका एग्जाम्पल है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है? प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है उसमें आपको पता ही है क्या आता है? 1, 2, 3 ऐसे आता है, अनंत तक जा रहा है ये। क्लियर? तो ये जो समुच्चय है वो क्या कहलाता है? अपरिमित समुच्चय। तो अब तक हमने कितने समुच्चय देख लिए? 4, है ना? हमने बोला भैया रिक्त समुच्चय क्या होता है? जिसमें कोई अवयव प्रेजेंट नहीं है। हमने बोला एकल समुच्चय क्या होता है? जिसमें एक ही अवयव हो। हमने बोला परिमित समुच्चय क्या होता है? जिसमें अवयवों की संख्या हम काउंट कर सकें। और अपरिमित समुच्चय क्या होता है? जिसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। वो अपरिमित समुच्चय कहलाता है। इसके बाद हम बात करेंगे समान समुच्चय की। किसकी? समान समुच्चय की। समान समुच्चय जो होता है ना, समान समुच्चय का मतलब इक्वल सेट्स। देखिए, समान समुच्चय का क्या मतलब होता है? दो चीजें समान कब होंगी? ये तो कॉमन सेंस है कि दो चीजें समान तभी हो सकती हैं जब सब कुछ बराबर हो। तो मैं आपसे बोलता हूं कि ए और बी दो समुच्चय हैं। बिल्कुल हैं। ए और बी दो समुच्चय समान समुच्चय कहलाएंगे यदि जो अवयव ए में है वो बी में है और जो अवयव बी में है वो ए में है। यानी ए का प्रत्येक अवयव बी का सदस्य है और बी का प्रत्येक अवयव ए का सदस्य है। अगर ऐसा है, इसका मतलब क्या है? वो समुच्चय समान समुच्चय है। क्लियर? तो दो समुच्चय ए एंड बी, दो समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय कहलाते हैं। समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक सदस्य बी का सदस्य हो और बी का प्रत्येक सदस्य ए का सदस्य हो। क्लियर? ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव हो वह बी का प्रत्येक अवयव ए का अवयव हो। क्लियर है? तो बस सीधी सी बात है, दो समुच्चय समान तब होंगे जब उसमें अवयव समान होंगे, सेम अवयव होने चाहिए। अगर सेम अवयव हैं इसका मतलब डेफिनेटली वो दोनों बराबर हैं। तो जैसे मान लो किसी ने बच्चे ने बोला कि सर ए लिख लेते हैं अपन, ए आ गया 1 2 3 4 5। बिल्कुल। किसी बच्चे ने बोला सर बी लिख लेते हैं अपन 5 4 3 2 1। ठीक? समुच्चय के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने 5 पहले लिखा चाहे 5 बाद में लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो ये दोनों के अंदर सेम अवयव हैं और जब दोनों के अंदर सेम अवयव हैं इसका मतलब ए और बी कैसे हैं? यहाँ पर ए और बी जो हैं वो कहलाते हैं समान समुच्चय।
क्या कहलाते हैं? समान समुच्चय। क्लियर? तो दो समुच्चय समान समुच्चय कब कहलाएंगे? जब दोनों में अवयव कैसे होंगे? सेम होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, इसे बोलते हैं गणन संख्या। क्या बोलते हैं? गणन संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्डिनल नंबर। फिर कार्डिनल नंबर क्या होता है? क्वेश्चन आ रहा है यार, कार्डिनल नंबर क्या है? अरे भाई, कार्डिनल नंबर का मतलब है किसी भी समुच्चय में जितने अवयव प्रेजेंट हैं उनकी संख्या। ठीक है, अवयव नहीं, उनकी संख्या। कितने प्रेजेंट हैं वो उनकी जो संख्या है ना, वो कहलाता है कार्डिनल नंबर। क्लियर? तो किसी भी समुच्चय में उपस्थित यानी प्रेजेंट अवयवों की संख्या, अब अवयव की संख्या क्या कहलाती है? वो कार्डिनल नंबर कहलाता है। कौन सा नंबर कहलाता है? गणन संख्या, कार्डिनल नंबर कहलाता है। क्लियर है? आपको मेरी बात समझ में आ गई है? मैंने क्या बोला? किसी भी समुच्चय में जितने अवयव प्रेजेंट हैं उनकी जो संख्या होगी वो कार्डिनल नंबर कहलाएगा। मतलब मैं ये मान लेता हूं कि जैसे मेरे पास एक समुच्चय है ए, ठीक है, ये मेरे पास एक समुच्चय है ए। बताओ इसमें कितने अवयव हैं? 4। और अगर इसमें 4 अवयव हैं तो इसका मतलब इसका कार्डिनल नंबर 4 होगा। तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा? n ऑफ a बराबर 4। क्लियर है? किसी भी समुच्चय में जितने अवयव प्रेजेंट हो उनकी संख्या क्या कहलाती है? कार्डिनल नंबर कहलाता है। तो उसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? 4। तो na बराबर हो गया 4। n इसके नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? इसको ऑर्डर भी बोल देते हैं कुछ लोग, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट, समतुल्यता समुच्चय। समतुल्यता समुच्चय, ठीक, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस सेट्स। इक्विवेलेंस सेट्स, ओके। अब ये समतुल्यता समुच्चय क्या चीज है? देखिए, समतुल्यता समुच्चय का मतलब होता है दो समुच्चय समतुल्यता समुच्चय कहलाते हैं, इक्विवेलेंस समुच्चय कहलाते हैं यदि दोनों का गणन संख्या बराबर हो। दो समुच्चय समतुल्यता समुच्चय कहलाते हैं यदि दोनों की गणन संख्या बराबर हो। क्लियर है? तो मैं यहां से बोल सकता हूं दो समुच्चय समतुल्यता समुच्चय कहलाते हैं यदि, ठीक है, दो समुच्चय समतुल्यता समुच्चय कहलाते हैं यदि क्या? यदि दोनों की गणन संख्या बराबर है, यानी दोनों की गणन संख्या बराबर है, यदि दोनों की गणन संख्या बराबर है। क्लियर है? अवयव सेम होना जरूरी नहीं है, सिर्फ अवयवों की संख्या सेम होना जरूरी है, ये ध्यान रखें। जैसे मान लेते हैं मैंने बोला ए बराबर ए बी सी डी ई, बिल्कुल ठीक है। बताओ इसका n कितना हो गया? 5। मैंने b बोला 1 2 3 4 5। बताओ इसमें अवयव कितने हैं? 5। अगर दोनों में अवयवों की संख्या समान है, अगर दो समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान है तो उसे हम क्या बोलते हैं? समतुल्यता समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समतुल्यता समुच्चय। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास उपसमुच्चय। उपसमुच्चय कहलाता है सबसेट। राइट, ये टर्म इंपॉर्टेंट है ना। मैं अगर बात करूं कि हाँ भाई ऐसी टर्म है जो काम आती है और आनी भी चाहिए, इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, उपसमुच्चय क्या होता है? जैसे दो समुच्चय आपके पास हैं ए और बी, है ना। मेरी बात को पूरा सुनना, अच्छे से समझना कि जैसे दो समुच्चय हैं ए और बी। क्लियर? यदि बी का प्रत्येक सदस्य या बी का प्रत्येक अवयव ए का भी सदस्य है, यदि बी का प्रत्येक सदस्य ए का भी सदस्य है तो बी ए का उपसमुच्चय कहलाता है। ओके, यदि ए और बी दो उपसमुच्चय हैं और यदि बी का प्रत्येक अवयव ए का भी सदस्य है तो बी ए का उपसमुच्चय कहलाता है, यानी बी ए का सबसेट कहलाता है। क्लियर? और ए बी का सुपरसेट कहलाता है। क्या कहलाता है? सुपरसेट। ठीक है, तो बी क्या कहलाएगा? ए का सबसेट यानी उपसमुच्चय,
और ए क्या कहलाता है, बी का सुपरसेट कहलाता है। क्लियर है? ठीक, इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने ए ले लिया मैंने, ए बी सी डी ले लिया। अच्छा, बी मैंने क्या ले लिया, ए बी सी, बिल्कुल ले लिया, राइट। आप बताइए कौन किसका उपसमुच्चय है? आपको दिख रहा होगा कि बी का प्रत्येक अवयव ए का भी सदस्य है, तो बी जो है वो ए का उपसमुच्चय है। लेकिन ए के केस में ऐसा नहीं है, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी का सदस्य नहीं है, क्योंकि डी नहीं है ना भाई इसमें। तो बी ए का उपसमुच्चय है लेकिन ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। तो मैं यहां से बोलूंगा बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये उपसमुच्चय का सिंबल है। क्लियर है? ये जो सिंबल आप देख रहे हैं वो किसका सिंबल है, ये उपसमुच्चय का सिंबल है। क्लियर? ठीक है, तो यदि बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है तो बी ए का उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक है, और यहां पर ए जो है ना उसे बोलते हैं हम सुपर सेट। कौन सा सेट बोलते हैं, सुपर सेट। ठीक, अब यहां पर थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। देखिए उपसमुच्चय ऐसी टर्म है ना, थोड़ा सा आपको आना भी चाहिए अच्छे से, तो उपसमुच्चय को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। उपसमुच्चय में क्या क्या गणित है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, a बराबर 1 और 2 ले लिया मैंने, 1 बराबर 1 और 2। आपसे पूछा गया कि यार a के उपसमुच्चय बताओ। क्या बताओ, a के उपसमुच्चय बताओ। तो आपने बोला कि सर a के जो उपसमुच्चय हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो 1 हो सकता है, एक 2 हो सकता है, एक और 2 हो सकता है, और एक ही हो सकता है। क्लियर है? आपने मुझसे बोला कि सर a बराबर अगर 1 और 2 है तो a के उपसमुच्चय बताओ। तो a के उपसमुच्चय होंगे 1, 2, 1 और 2 और रिक्त समुच्चय। प्रत्येक समुच्चय अपने समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिपीट, प्रत्येक समुच्चय अपने समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। प्रत्येक समुच्चय अपने समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय अपने समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। क्लियर है? रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। ठीक है, अच्छा अगर आपसे बात की जाए, है ना, अब यहां पर एक चीज छोटी सी मैं समझाना चाहता हूं जो आप ढंग से समझिएगा। मैं ये समझाना चाहता हूं भैया कि यहां पर आप देखिए ए में कितने अवयव हैं, 2। कितने अवयव हैं, 2। ठीक है, अच्छा ए में अवयव 2 हैं लेकिन उपसमुच्चय कितने हैं, 1, 2, 3 और 4, यानी 2 का स्क्वायर हो गया ना। हो गए कि नहीं हो गए? तो अगर ए में 2 अवयव थे तो उपसमुच्चय कितने हुए, 2 का स्क्वायर। अगर मैं a बराबर 1, 2, 3 ले लूं तो उपसमुच्चय कौन कौन से हो गए, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3 और नल सेट। क्लियर? अब यहां से चीजें समझना, अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, क्या समझाने की कोशिश की है, जब ए में 2 अवयव थे तो उपसमुच्चयों की संख्या 2 का स्क्वायर 4। जब ए में 3 अवयव थे तो उपसमुच्चयों की संख्या हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 यानी 2 का क्यूब। क्लियर? तो जब ए में n अवयव होंगे तो उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, 2 की पावर n। क्लियर? जब ए में 2 अवयव थे तो उपसमुच्चय थे 2 का स्क्वायर यानी 4। जब ए में 3 अवयव थे तो उपसमुच्चय थे 2 की पावर 3, 8। जब ए में n अवयव होंगे तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n होगी। क्लियर? ध्यान रखें। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते थे, या एक तरीका और है, मेरे पास कितने अवयव हैं, n। कितने अवयव हैं, n। n में से मैंने 1 भी नहीं लिया तो भी उपसमुच्चय बन गया। n में से मैंने 1 लिया, n में से 2 लिए, या n के n ले लिए। ठीक है, उपसमुच्चय कैसे बनेगा, n में से 0 लूं, n में से 1 लूं, n में से 2 लूं, ये सारे उपसमुच्चय बनेंगे। तो टोटल उपसमुच्चय कितने हो गए, 2 की पावर n। क्लियर? तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n हो जाएगी। ये आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी समुच्चय अगर मुझे दे रखा है तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होगी।
अब यहां पर एक टर्म और आती है, वो टर्म पता क्या है? वो टर्म है उचित उपसमुच्चय। वो टर्म पता है क्या है? वो है उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, क्लियर? अब ये प्रॉपर सबसेट क्या चीज है यार? प्रॉपर सबसेट क्या है? देखिए, हमने बोला कि कोई भी समुच्चय अपने आप का उपसमुच्चय होता है, और हमने ये भी बोला कि जो नल सेट होता है यानी रिक्त समुच्चय होता है वो भी किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो जब हम प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं यानी हम उचित उपसमुच्चय की बात करते हैं तो इन दोनों को हम काउंट नहीं करते। तो उचित उपसमुच्चय में इसमें कौन कौन नहीं आएगा भैया? एक तो इसमें कौन नहीं आएगा? एक तो नल सेट यानी रिक्त समुच्चय नहीं आएगा, वह दिया गया समुच्चय नहीं आएगा। ठीक है, इसमें एक तो रिक्त समुच्चय नहीं आएगा, वह दिया गया समुच्चय नहीं आएगा। क्लियर है मेरी बात? इसमें रिक्त समुच्चय व दिए गए समुच्चय नहीं आएगा। तो टोटल नंबर कितने होंगे? 2 की पावर n माइनस 2। तो टोटल नंबर कितने होंगे? 2 की पावर n माइनस 2। किसका? ये प्रॉपर सबसेट की बात हो रही है, ये उचित उपसमुच्चय की बात हो रही है। ठीक है, उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर n माइनस 2। दो कौन कौन से हटाए समझ में आ गया? एक तो रिक्त समुच्चय हटाया है और एक दिया गया समुच्चय हटाया है। उनको हटाने के बाद जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? उचित उपसमुच्चय कहलाएंगे। क्लियर है? तो यहां तक मैंने आपको बताया, थोड़ा सा मैंने आपको समुच्चय का आइडिया दिया है कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के टाइप कौन से होते हैं, समुच्चय का कार्डिनल नंबर क्या होता है ना। समुच्चय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है वो उपसमुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय के बारे में मैंने आपको आइडिया दिया है ना, राइट है। अच्छा, अब छोटी छोटी चीजें और बता देता हूं मैं आपको। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आज का जो लेक्चर हमारा है वो बेसिक है, छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ। जैसे सेट बहुत कम बच्चे पढ़कर आते हैं, आते भी होंगे तो उन्हें याद नहीं होता, तो उन सब चीजों के बारे में बता रहा हूं आपको। अब आता है ऑपरेशंस, ऑपरेशन ऑन सेट्स। समुच्चय पर जो ऑपरेशन लगते हैं, समुच्चय पर जो ऑपरेशंस लगते हैं, ठीक है, समुच्चय पर जो भी ऑपरेशंस लगते हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, समुच्चय पर जो मुझे बताने तीन काम के, सिर्फ तीन ही हैं जो मैं अभी बताऊंगा, जिनके बारे में अभी बात करने वाला हूं। तो तीन के बारे में बात करूंगा मैं, एक तो ए यूनियन बी के बारे में, एक ए इंटरसेक्शन बी के बारे में, और एक मैं बात करूंगा ए माइनस बी के बारे में। तो तीन चीजों के बारे में बात करूंगा। पहली चीज आती है यूनियन, संघ। ओके, आई थिंक जितने बच्चे देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा कि ये तो यार हमें भी आता है, क्योंकि यूनियन निकालना ऑलमोस्ट सबको आता है। क्या कि जैसे ए 1 2 3 4, ठीक है, बी कितना है? बी मेरे पास है 4 5 6 7, ठीक है। अब आपने मुझसे पूछा सर ए यूनियन बी बता दो सर, तो ए यूनियन बी का मतलब होता है अवयव इन ए या अवयव इन बी, ए या बी या बोलते हैं या, ठीक है। तो 1 2 3, अब 4 यहां भी है और यहां भी है, तो एक ही बार लेना आपको, 5 6 और 7, ये आपका ए यूनियन बी हो गया। क्लियर है? तो ए यूनियन बी का मतलब ए का अवयव या बी का अवयव, ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा। ये कहलाता है, राइट, ये अपने पास आ गया। अब जैसे 4 दोनों में आ रहा है तो एक ही बार लिखना है आपको, कोई और चीज भी 2 बार आती है तो उसको एक ही बार लिखना था आपको, तो ये कहलाता है ए यूनियन बी, राइट है। अच्छा, अब आती है बात इंटरसेक्शन की। किसकी बात आती है? इंटरसेक्शन, उभयनिष्ठ। इंटरसेक्शन उभयनिष्ठ, इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ, दो समुच्चयों का उभयनिष्ठ। उसे बोलते थे दो समुच्चयों का संघ, इसे बोलते हैं दो समुच्चयों का उभयनिष्ठ, ठीक है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? इसी के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं वापस। a बराबर 1 2 3 4 ले लिया। अच्छा, b बराबर मैंने लिया 4 5 6 7 ले लिया। देखिए, इंटरसेक्शन पता है क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में प्रेजेंट हो। यहाँ एंड लगेगा, एंड का मतलब ए में भी हो एंड बी में भी हो, दोनों में हो। क्लियर? तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है ऐसा एलिमेंट जो ए का भी सदस्य हो तथा बी का भी सदस्य हो, तो उसे इंटरसेक्शन कहते हैं। तो अगर आप मुझसे यहां पर ए इंटरसेक्शन बी पूछेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा ओनली 4। कितना आएगा? ओनली 4, क्योंकि 4 ही ऐसा सदस्य है जो ए में भी है और बी में भी है। क्लियर है? तो इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों का पार्ट है ना, और यूनियन का मतलब जो ए में भी है और बी में भी है, दोनों को लेना है अपन को, है ना, समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक चीज और आती है,
वो आती है दो समुच्चयों का अंतर। क्या आती है? दो समुच्चयों का अंतर। देखिए, दो समुच्चय अंतर का क्या मतलब है? आपने मुझसे पूछा सर दो समुच्चयों का अंतर बता दो, है ना? तो अंतर का क्या मतलब है? जैसे मैंने आपसे पूछा a माइनस बी, ए और बी दो समुच्चय हैं, तो a माइनस बी का क्या मतलब है? a माइनस बी का मतलब है a में हो b में ना हो, ठीक है? a में हो लेकिन b में ना हो, बिलोंग्स टू a बट नॉट इन b, इट्स अ पार्ट ऑफ a बट नॉट इन b। क्लियर? अच्छा, b माइनस ए का क्या मतलब है? b में हो a में ना हो। क्लियर है? तो a और b अगर मेरे पास दो समुच्चय हैं, तो अगर आप मुझसे बोलते हो कि सर a माइनस बी निकाल के दो भैया, तो a माइनस बी का क्या मतलब है यार? a माइनस बी का मतलब है जो a में तो होगा लेकिन b में नहीं होगा। b माइनस ए का क्या मतलब है? जो b में होगा लेकिन a में नहीं होगा। ठीक, इसको समझने के लिए मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, एग्जाम्पल देता हूं। 1 2 3 4 5, ओके, और b ले लिया मैंने 3 4 5 6 7, ओके। तो a ले लिया मैंने 1 2 3 4 5, b ले लिया मैंने 3 4 5 6 7। आपने मुझसे पूछा सर a माइनस बी बता दो क्या होगा। लो भैया, a माइनस बी। क्लियर? a माइनस बी का क्या मतलब है? जो a का अवयव हो लेकिन b का नहीं हो, जो a में हो लेकिन b में नहीं हो। तो 3 4 5 यार a में भी है और b में भी है, तो इसका मतलब इनको तो ले नहीं सकता। कितना आंसर आएगा? 1, 2। b माइनस ए का क्या मतलब है? b माइनस ए का मतलब है जो b में हो लेकिन a में ना हो, जो b में हो लेकिन a में ना हो। तो क्या आंसर आएगा? 6, 7। राइट? तो आई थिंक a माइनस बी भी समझ में आ गया होगा आपको, और b माइनस ए भी समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से a माइनस बी और हमने b माइनस ए को लिखा है। ठीक है, चलिए, ये तो थ्योरी हमारी थी समुच्चय के बारे में। मैंने आपको समुच्चय के बारे में जो बेसिक ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए वो मैंने आपको बताई हैं। इस पे मैं एक तो छोटे छोटे क्वेश्चंस ले लेता हूं। चलिए आओ, एक दो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं छोटे छोटे। ठीक है, ये देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, a बराबर x और यहां लिखा है x² बराबर 4, b बराबर लिखा है x और यहां लिखा है x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ओके, आपसे पूछा गया है कि a यूनियन b क्या होगा। ये क्वेश्चन आ गया मेरे पास। तो सिंपल है भाई, देखो ये तो उसने समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम लिख लेंगे इसको। कैसे लिखेंगे? जब मैं a के पास गया तो यहां लिखा है x² बराबर 4, और अगर x² 4 के बराबर है तो x बराबर क्या आएगा? प्लस माइनस 2। अगर x² 4 के बराबर है तो x बराबर क्या आएगा? प्लस माइनस 2। यानी a का मान a आ गया 2 और माइनस 2 आ गया। समुच्चय a मेरे सामने आ चुका है। अब मैं b की दुकान पे जा रहा हूं। किसकी दुकान पे जा रहा हूं? b की। तो b की दुकान पे जाऊंगा तो क्या आएगा? x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, यानी x बराबर आएगा 2 और 3। x बराबर क्या आएगा? 2 और 3। क्लियर है? तो जब मैं b की दुकान पर गया तो b की दुकान पर था x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, यानी x बराबर 2 और 3 आ गया। तो यानी मेरा b क्या आ गया? मेरे पास b आ गया 2 और 3 आ गया। अब अभी जस्ट मैंने आपको a यूनियन b बताया था। भाई a आपके सामने है, बिल्कुल है सर, ये रहे। ठीक है, क्या b आपके सामने है? बिल्कुल है। आपने बोला यार a यूनियन b बता दो सर, ये लो सर, a यूनियन b बराबर, बताओ क्या आएगा यूनियन b? a यूनियन b आएगा -2, 2 और 3। ये आपका आंसर है। क्लियर है? तो a यूनियन b कितना आ जाएगा? -2, 2 और 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, नॉर्मल रेंज का क्वेश्चन था। बस आपको सिर्फ ये समझाना था कि इसको कैसे लिखा है, इसको कैसे लिखा है, और उसको यूज करके फिर मैंने a यूनियन b कैसे निकाला है। राइट? चलिए और देखते हैं एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ यदि एन एन लिखा हुआ है यहां पर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ओके, ये लिखा हुआ है। उसने पूछा है आपसे कि n6 इंटरसेक्शन n8 क्या आएगा। ऑप्शंस आर, ऑप्शंस क्या क्या हैं?
पहला ऑप्शन है n6, दूसरा ऑप्शन है n8, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास n24 और चौथा ऑप्शन मेरे पास है वो है n44, राइट। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट किया जाए भाई? है तो क्वेश्चन नॉर्मली, लेकिन समझ में तो आए। जब तक समझ में नहीं आएगा मैं स्टार्ट कैसे करूंगा? ओके, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा उसने क्या लिखा है। आप यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ ए लिखा हुआ है और यहाँ भी ए लिखा हुआ है। मतलब यहाँ 4 है तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 आएगा। क्लियर? तो जब आपने n6 बोला, क्या बोला? n6, तो n6 आएगा 6n, क्या आएगा? 6n आ गया। अब आप n के वैल्यू 1 रखोगे, 2 रखोगे, ऐसे रखते जाओगे तो ये आएगा 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 एंड सो ऑन। ये n6 आ गया। अब मैं जाऊंगा n8 पर। किस पे जाऊंगा? n8 पर। तो n8 कितना आएगा? 8n आएगा। कितना आएगा? 8n है। वो सिंपल है ना यार। यहाँ पर 6 है तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ 8 है तो यहाँ 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8n। क्लियर? इसकी वैल्यू क्या आएगी? 8, 16, 24, 32, 40, 48 है ना, 56 चलता है। अब आपने मुझसे पता पूछा क्या है, आप मुझसे चाहते हो कि सर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो। आप क्या निकाल दो? इंटरसेक्शन। तो मैंने n6 का और n8 का इंटरसेक्शन निकाला। निकाल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो मैंने इंटरसेक्शन निकाला, ठीक। तो अब देख लेते हैं भाई कौन सा अवयव आपको पहला कॉमन नजर आ रहा है। भाई मुझे तो दिख गया कौन सा कॉमन है। पहला कॉमन नजर आ रहा है मुझे 24, आपको भी दिख गया होगा 24। दूसरा कॉमन नजर आ रहा है 48, आपको दिख गया होगा 48। दिख गया? तो आपको ये तो दिख गया होगा कि भैया जो कॉमन आ रहे हैं वो 24 के डिफरेंस पर आ रहे हैं, यानी जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा? 24, 48, 72। ये आ रहा ना, ये आ रहा ना। पता है क्या बन गया? ये बन गया n24 बन गया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर टिक करेंगे n24, राइट। आई थिंक यहां तक की कहानी में मुझे लगता नहीं किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या समझाया। ये सेट के बारे में मैंने बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपको समझाई हैं। इसके अब आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। इसके आगे हम क्या बढ़ेंगे? देखिए यहीं पर ही, वैसे तो क्या है कि आप लोग 11th पास हैं, तो 11th में क्या होता है कि सारी चीज़ें बताई जाती हैं और भी बहुत सारी जगह ये बातें बताई जाती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा मुझे पता है कि फंक्शन में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए आपको आना ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहीं पर ये चीज़ें कंसिडर की हैं, ठीक है। आप इसको समझिएगा मैं क्या बताने वाला हूँ। कुछ स्टैंडर्ड जो सेट हैं, जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, ये जो स्टैंडर्ड सेट्स है ना वो मैं यहीं पर ही डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। मतलब मैं उस तरीके सोचता हूँ, मैं उस तरीके सोच रहा हूँ कि जैसे मान लो अगर मैं स्टूडेंट था तो मुझे कौन कौन सी चीजें शुरू में ही नहीं आती थी, तो मुझे तो समुच्चय भी नहीं आता था उस समय यार। मुझे तो समुच्चय भी बाद में मैंने पढ़ा ढंग से, मुझे समुच्चय आया। क्लियर? तो समुच्चय है, फिर प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, सब छोटी छोटी बातें हैं। अब बार बार हम परेशान नहीं सकते ना। जैसे मान लो कि मैं फंक्शन में गया, अब 2 लेक्चर के बाद मैंने ऐसे लिख दिया आपके सामने, एक फलन n से लेकर i तक जा रहा है। अब आधे बच्चे मेरी तरफ देख रहे हैं, यार ये n क्या है तो बताया नहीं सर ने, अरे i क्या है तो बता देते सर, n क्या है i क्या आपने तो बताया नहीं सर, हम स्टार्ट कैसे करें। तो भैया वही समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं मान के चलता हूँ कि जो बच्चे हमारी क्लास में हैं 40-50 ऐसे हैं जिनको नहीं पता, उनको बताने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या होता है? जो 1 से चालू होंगे, 1, 2, 3, ये प्राकृत संख्या होंगी। अच्छा, इसमें छोटा सा क्वेश्चन है ना, कि भाई ठीक है प्राकृत संख्या 1 से चालू होती है, 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 आता है, हम सबको बताया। इसमें मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या इसमें अनंत शामिल है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि क्या इसमें अनंत शामिल है, क्या अनंत कोई संख्या है। ओके, अगर कभी आप ये क्वेश्चन पूछ लो तो आधी क्लास हाथ करेगी, सर यार सर अनंत एक संख्या, अनंत एक संख्या है। तो मैं आपको बता दूं अनंत कोई संख्या नहीं है, अनंत केवल संकेत मात्र हैं। अनंत और माइनस अनंत कोई संख्या नहीं है, ये केवल संकेत मात्र हैं जो मैथ्स पे बना रखे हैं। जब भी नंबर लार्ज हो जाता है तो उसे हम अनंत बोल देते हैं,
पर अनंत कोई संख्या नहीं है। भाई संख्या होती तो उसको नंबर लाइन पे दिखाते ना हम, पर नहीं है तभी तो हम नहीं दिखा सकते इसको। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, अनंत तथा माइनस अनंत कोई संख्या नहीं है, ये केवल संकेत मात्र है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये 1 से लेकर अनंत तक जा रहा है, अप टू इन्फिनिट तक जा रहा है। सेकंड आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। तो पूर्ण संख्याएं स्टार्ट होंगी 0 से, 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो भाई नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? n से स्टार्ट होते हैं। पूर्ण संख्याएं किससे स्टार्ट होती हैं? W से स्टार्ट होती हैं। मैंने आज ही आपको एक चीज बताई थी, उपसमुच्चय एक टर्म बताई थी, तो आपको दिख गया होगा कौन किसका उपसमुच्चय है। तो आपको दिख गया होगा कि n जो है W का उपसमुच्चय है। राइट, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि n जो है वो W का उपसमुच्चय है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर। थर्ड नंबर पर आता है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। देखिए, मैं पूर्णांक संख्याओं की बात करूं, पूर्णांक संख्याओं को हम i से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार हम z से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को लगता होगा कि यार z तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, लेकिन जब हम सेट में बात करते हैं तो z जो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है? पूर्णांक संख्याओं को। ठीक, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? माइनस अनंत से प्लस अनंत में आने वाली पूरी संख्याएं, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में आने वाली पूरी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या क्या होती है? माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में आने वाली पूरी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में आने वाली संख्याएं जो पूरी हैं वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4, ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। राइट, अच्छा, पूर्णांक संख्याओं में एक चीज मैं बता रहा हूं, एक होता है i प्लस, एक होता है i माइनस और एक होता है i नॉट। क्लियर? अच्छा, i प्लस के बारे में बहुत लोगों को पता होगा यार, i प्लस के बारे में। i प्लस लगते ही बच्चा समझ गया होगा, लेकिन इसमें भी कुछ चमत्कारी बच्चे होते हैं हमारे देश में। मैं पूछूंगा i प्लस क्या होगा, मैं पूछूंगा i प्लस कहाँ से स्टार्ट होगा, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1 से स्टार्ट होगा, और कुछ बच्चे बोलेंगे 0 से स्टार्ट होगा। ठीक, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। क्लियर है? 0 ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। दुनिया में 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, तो 0 ना तो प्लस में आएगा ना माइनस में आएगा। तो जब मैं आपसे पूछूं i प्लस, तो आप क्या बोलोगे? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो 1 से चालू होंगी। i माइनस जो -1 से, -1 -2 ऐसे होंगे। क्लियर? तो i प्लस 1 से स्टार्ट होगा, i माइनस -1 से स्टार्ट होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है i नॉट। अब बच्चा सोच रहा है, क्या सोच रहा है बच्चा? क्या सोच रहा है? मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं क्या सोच रहा होता? मतलब मैं अगर क्लास ले रहा होता और मेरे सामने यही दृश्य चल रहा होता जो मैं भी बता रहा हूं, तो मैं क्या सोचता? अरे आई में सारे आ गए, i प्लस सारे प्लस वाले आ गए, i माइनस सारे माइनस वाले आ गए। तो बच्चे को लगेगा यार i नॉट क्या होगा? अरे 0 बच गया भाई। वो यही बोलेगा 0 बच गया सर। क्यों? क्योंकि इसमें सारे प्लस वाले आ गए, इसमें सारे माइनस वाले आ गए। तो बच्चा बोलेगा अरे सर 0 आएगा i नॉट में, कंफर्म 0 आएगा। नहीं, i नॉट में सिर्फ 0 नहीं आएगा, सभी पूर्णांक संख्या आएंगी एक्सेप्ट 0। i नॉट का मतलब होता है i माइनस 0, 0 को छोड़कर सभी पूर्णांक संख्याएं, दैट इज नोन एज i नॉट। ये आपके लिए नया है, तो स्टार लगा लीजिएगा। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा सर आप। i नॉट का क्या मतलब होता है? i माइनस 0। राइट, अब बात करते हैं अधनात्मक पूर्णांक संख्याएं। अधनात्मक पूर्णांक संख्याएं, अधनात्मक पूर्णांक संख्याएं, और हम बात करते हैं अऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। क्लियर? ठीक, अब इस वर्ड पे जाइए, है ना। वर्ड पे जाते हैं तो अपन ने बोला अधनात्मक पूर्णांक संख्याएं, ऐसी पूर्णांक संख्याएं जो धनात्मक नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ऐसी पूर्णांक संख्याएं जो धनात्मक नहीं है। तो बच्चा क्या बोलेगा? अरे सर इसमें तो -1 -2 -3 आएगा। बिल्कुल आएगा, साथ में 0 भी आएगा। यही तो डिफरेंस है भाई, यही तो डिफरेंस है। अधनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो धनात्मक नहीं है,
तो धनात्मक नहीं है तो जीरो आएगा ना, क्योंकि जीरो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। क्लियर। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं अऋणात्मक पूर्णांक संख्या है जो ऋणात्मक नहीं है, जो ऋणात्मक नहीं है तो उसमें भी जीरो आएगा भाई, 0 1 2 3। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, जीरो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, इसलिए धनात्मक में भी जाएगा और ऋणात्मक में भी जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याओं को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? परिमेय संख्याओं को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। परिमेय संख्याएं दुनिया में, मैं अभी आपसे पूछूंगा तो सारे बच्चे कहेंगे सर रटी रटाई डेफिनेशन जो सालों से चली आ रही है ना, वो डेफिनेशन बच्चा बोलेगा। और बच्चा बोलेगा अरे सर परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। मैं ठीक है, ये तो तुम्हारे घर पे काम करने वाली बाई भी जानती है कि भैया बेस संख्याएं जो पी बाय क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं, सबको पता है यार गली में। ठीक है, अब इसकी आगे की बात करो। अब तो पहली बात, बच्चा सिर्फ इतना बोलेगा कि वे संख्याएं जिन्हें पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अरे यार पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है तो बहुत सारी संख्याओं को लिखा जा सकता है। बात पूरी बोलो ना, कि वे संख्याएं जिन्हें पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां आगे बोलो पी पूर्णांक है, क्यू पूर्णांक है और क्यू जीरो नहीं है। ठीक है, जहां पी पूर्णांक है, क्यू पूर्णांक है और क्यू जीरो नहीं है। तो पूरी बात बोलनी है आपको। तो यहां से अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे हो गए, 2/3, 3/2, 22/7, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पी बाय क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन बात अधूरी थी। बात यह है कि जहां पी पूर्णांक होना चाहिए, क्यू पूर्णांक होना चाहिए और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2/3 हो गया, 3/2 हो गया, 22/7 हो गया, ये सब वे संख्याएं जो क्या है? परिमेय संख्याएं। अब सेकंड पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट क्या है इसका? सेकंड पॉइंट समझ लेते हैं। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती हैं। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती हैं। ठीक है, मतलब अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारे चमत्कारी बच्चे होते हैं देश में। चमत्कारी समझते हो ना? चमत्कारी बच्चे कैसे होते हैं? उनसे पूछ लो बेटा -1 कैसी संख्या है? अगर आप बच्चे से पूछोगे कि बेटा बता -1 कैसी संख्या है, घूम जाएगा वो तो पी बाय क्यू पे अटका हुआ है, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा। दुनिया में जितनी भी पूर्णांक संख्या है ना, सब परिमेय है। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। हर परिमेय संख्या, हर पूर्णांक संख्या परिमेय है। और क्यों है? क्योंकि मैं 0 को लिख सकता हूं 0/1, 0/2, क्योंकि मैं 2 को लिख सकता हूं 4/2, 6/3। हर पूर्णांक संख्या परिमेय संख्याएं होती हैं। तो 0 को अपन ऐसा लिख सकते हैं, 2 को अपन ऐसा लिख सकते हैं, 3 को अपन ऐसा लिख सकते हैं, 4 को ऐसा लिख सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप 10/3 को देखो। 10/3 होता है 3.333 होता है। 22/7 को देखो क्या होता है 3.142857 142857 होता है। आप 3/2 को देखो, 3/2 कितना होता है 1.5। ओके, यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं मैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है समझना अच्छे से। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर संख्या परिमेय है, अगर संख्या परिमेय है तो दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है। दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, या तो सीरीज ही खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो गई, 1.5 आगे खत्म, या तो सीरीज टर्मिनेट हो जाएगी दशमलव के बाद, या दशमलव के बाद अंक रिपीट होंगे ऐसे ऐसे ऐसे। क्लियर है? तो परिमेय संख्याओं में दशमलव के बाद या तो अंकों की पुनरावृत्ति होगी या टर्मिनेशन होगा। क्लियर है?
परिमेय संख्याओं में दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होगी या टर्मिनेशन होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होगी, जैसे रिपीट हो रहा है ये बार बार 333 रिपीट होगा, या तो ठीक है रिपीट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, या वो सीरीज ही खत्म हो जाएगी आगे जाके, है ना। तो दोनों केस में नंबर कैसा है? परिमेय। तो परिमेय संख्याओं की पहचान आपको समझ में आ गई। अच्छा देखिए, जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन में हम जो डील करते हैं वो वास्तविक संख्याओं में करते हैं। फंक्शन में हम डील किस में करते हैं? वास्तविक संख्याओं में करते हैं। और जब हम वास्तविक संख्याओं में बात करते हैं तो वास्तविक संख्याओं में दो ही तरह की संख्या आती है, एक तो आती है परिमेय और एक आती है अपरिमेय। मेरी बात को समझ में आ रहा है कि वास्तविक संख्याओं में दो तरह की संख्या आती है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। ठीक, तो अपरिमेय संख्या क्या हुई? अपरिमेय संख्या का मतलब वे वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं है, वे वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं है। क्लियर? तो अपरिमेय संख्याओं की बात कर लेते हैं हम। तो मैं बात कर रहा हूं अपरिमेय संख्याओं की। तो वे वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं है। क्लियर है? सीधी सी बात है, वे वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। या फिर मैं अपरिमेय को दूसरे तरीके से बोल सकता हूं, आप उसको सुन लीजिए और नोट कर लीजिएगा। हमने बोला कि परिमेय संख्याओं में क्या हो रहा था? दशमलव के बाद या तो अंकों की पुनरावृत्ति होगी या वो सीरीज खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो आप लिख लीजिए बात, अपरिमेय संख्याओं में दशमलव के बाद, अपरिमेय संख्याओं में दशमलव के बाद ना तो अंकों की पुनरावृत्ति होगी, अपरिमेय संख्याओं में दशमलव के बाद ना तो अंकों की पुनरावृत्ति होगी और ना ही टर्मिनेशन होगा। अपरिमेय संख्याओं में दशमलव के बाद ना तो अंकों की पुनरावृत्ति होगी और ना ही टर्मिनेशन होगा। क्लियर? इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जितने भी दुनिया में आपको नंबर अजीब अजीब से दिखे ना, तो आप समझ जाना है अपरिमेय ही। जैसे √2 है, √3 है, रूट के नंबर है ना जिनका पूरा पूरा मान नहीं निकलता, ये सब अपरिमेय है। अपरिमेय का एग्जाम्पल है √2 है, √3 है, √5 है ना। ये सारे नंबर्स कैसे हैं? अपरिमेय है। √6 है, ये सब अपरिमेय संख्या है। क्लियर? और आप इनकी वैल्यू देखना, दशमलव के बाद ना तो अंकों की पुनरावृत्ति होगी ना टर्मिनेशन होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा 142857 142857, ऐसा नहीं आएगा लगातार। ठीक है, रिपीटेशन ऐसा नहीं होगा लगातार। ठीक है, अच्छा एग्जाम और देखिए, विशेष अपरिमेय संख्याएं दो हैं। विशेष अपरिमेय संख्याओं में हमने दो डाली हैं, एक तो ई डाला और एक पाई डाला है। ई का मान लगभग 2.7 के बराबर होता है और पाई का मान लगभग 3.14 के बराबर होता है। ओके, अब यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बच्चों के दिमाग में रहता है। क्वेश्चन बच्चा बोलता है, सर आपने सर पाई को तो बोल दिया सर अपरिमेय संख्या है, सर आपने बोल दिया सर पाई को तो बोला सर आपने अपरिमेय संख्या है, और सर अभी थोड़ी देर पहले आपने 22/7 लिखाया था सर, वो तो आपने परिमेय बोला था। हमने तो पढ़ा था कि पाई और 22/7 बराबर होते हैं सर। तो भैया पाई और 22/7 बराबर नहीं होते, लगभग बराबर होते हैं। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं। समझ में आ गया? नहीं तो कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती मैथ्स में। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, 22/7 एक परिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसमें कोई कंफ्यूजन अब होना नहीं चाहिए। और किसी के मन में दोबारा क्वेश्चन आ रहा हो कि सर दोनों बराबर होते हैं, नहीं, लगभग बराबर होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से। तो वास्तविक संख्याओं को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। अच्छा, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में आने वाली वे संख्याएं जिन्हें हम नंबर रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में आने वाली वे सभी संख्याएं जिसे हम नंबर रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, ये मेरी नंबर रेखा है, ये प्लस अनंत जा रहा है, ये माइनस अनंत जा रहा है और ये 0 है।
तो माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में दुनिया में जो भी नंबर इस नंबर लाइन पर आएगा वो सब वास्तविक है। तो आपको लग रहा होगा यार सर तो फिर तो सारे ही वास्तविक हो गए। बिल्कुल है, हर परिमेय संख्या वास्तविक है। आप किसी भी परिमेय संख्या को यहाँ प्लॉट कर सकते हो। सर अपरिमेय संख्या, सारी अपरिमेय संख्या वास्तविक है, क्योंकि आप उसको भी यहाँ प्लॉट कर सकते हो। श्योर। तो दुनिया में हर परिमेय संख्या वास्तविक है, दुनिया की हर अपरिमेय संख्या वास्तविक है। यानी वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो क्या हो गई, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में आने वाली वे संख्याएं जिन्हें इस नंबर रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है वो क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। राइट। अच्छा, वास्तविक संख्याओं को कैसे लिख सकते हैं आप लोग, वास्तविक संख्याओं को कैसे लिख सकते हैं आप, परिमेय यूनियन अपरिमेय, परिमेय यूनियन अपरिमेय। क्लियर है। परिमेय और अपरिमेय को मिला दो, यूनियन कर दो, प्लस मत कर देना। परिमेय जितनी परिमेय है और जितनी अपरिमेय है सब जो है वास्तविक संख्या है। यानी अपन लिख सकते हैं कि r किसके बराबर हुआ, बेसिकली माइनस अनंत से और प्लस अनंत के बराबर हुआ। ठीक है। यानी अपने पास वास्तविक संख्या क्या हो गई, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में आने वाली हर संख्या कैसी है, वास्तविक है। श्योर। ओके। अब यहां पर r में मुझे तीन बातें बतानी है। एक होता है r प्लस, धनात्मक वास्तविक संख्या है। ओके। एक होता है r माइनस, ऋणात्मक वास्तविक संख्या है। और एक होता है r नॉट। ओके। अब बात करते हैं r प्लस की। किसकी बात करेंगे, r प्लस की। मैं बात कर रहा हूं धनात्मक वास्तविक संख्याओं की। अच्छा, धनात्मक वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जैसे मान लेते हैं जीरो है, बिल्कुल जीरो है सर, दिख रहा है जीरो, श्योर है सर, दिख रहा है। ठीक है। अब किसी ने पूछा यार सर ये बताओ कि जीरो के जस्ट आगे वाला नंबर क्या होगा, तो कुछ लोग क्या होता है हाथ खड़े कर देते तुरंत, अरे सर मैं बता रहा हूँ, सर मैं बता रहा हूँ, सर मेरे से पूछ लो सर। चलो ठीक है भाई बता। अरे सर आंसर एक होगा सर, जीरो के आगे वाली संख्या एक होगी। अरे यार जीरो के आगे 0.1, 0.01, 0.001, पता नहीं ना जीरो के आगे क्या है। दुनिया में किसी भी नंबर के अगला वाला नंबर कहाँ पता चला आज तक, राइट। पर ये श्योर है कि जीरो के जस्ट आगे जो भी नंबर आएगा वो पॉजिटिव होगा। ये तय है कि जीरो के आगे आने वाला नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ये तय है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि डेफिनेटली ये नंबर पॉजिटिव कैटेगरी में आने वाला है। ठीक। और जीरो के जस्ट पीछे जो भी नंबर आएगा, जो भी आएगा वो डेफिनेटली नेगेटिव होगा, चाहे वो कोई भी नंबर हो। ओके। तो मैं यहाँ से एक बात बोल दूं, मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा मैथ्स में कि जो नंबर जीरो से बड़ा है, यानी जीरो से अनंत तक जो भी नंबर आएगा वो r प्लस में जाएगा। जीरो से छोटा माइनस अनंत तक जो भी आएगा वो r माइनस में जाएगा। जीरो से छोटा हर नंबर माइनस r नॉट में, जीरो से बड़ा हर नंबर r प्लस में। और r नॉट का क्या मतलब होता है, r नॉट का मतलब वही होगा जो मैंने i नॉट में समझाया था। i नॉट में मैंने क्या समझाया था, i नॉट का मतलब मैंने बताया था i माइनस जीरो। क्या बताया था, i माइनस जीरो। तो r नॉट का क्या मतलब होगा, r माइनस जीरो। सभी वास्तविक संख्याएं जीरो को छोड़कर। क्वेश्चन आते हैं इस पे धड़ाधड़ धड़ाधड़ क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा भैया f r नॉट से लेकर r तक। अब आप कर लो, पता ही नहीं r नॉट का मतलब करोगे कहां से, इसलिए जरूरी है r नॉट का मतलब बताओ। r नॉट का क्या मतलब है, r माइनस जीरो, सभी वास्तविक संख्याएं जीरो को छोड़कर। क्लियर है, समझ में आ गया। r प्लस समझ में आ गया, सारी पॉजिटिव, जीरो से बड़ी, r माइनस जीरो से छोटी। क्लियर है, r नॉट जीरो को छोड़कर। ठीक। यहां तक देख लो मैंने क्या क्या समझाया। प्राकृत संख्याएं एक से स्टार्ट होंगी, पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होंगी, पूर्णांक संख्या जो पूरी पूरी होंगी, i प्लस एक से, i माइनस माइनस एक से, i नॉट जीरो को छोड़कर। r ऋणात्मक में जीरो आएगा, धनात्मक में जीरो आएगा। फिर मैंने समझाया भैया परिमेय क्या है, फिर मैंने समझाया अपरिमेय क्या है, फिर मैंने समझाया आपको कि धनात्मक वास्तविक संख्याएं क्या है। ओके। ये सब चीजें आनी चाहिए और आ जानी चाहिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ लिख देता हूं मैं, एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूं, क्या कि प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं का उपसमुच्चय है। प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं का उपसमुच्चय है, पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याओं का उपसमुच्चय है। ये चीज इसका उपसमुच्चय है, ये चीज इसका उपसमुच्चय है, ये चीज इसका उपसमुच्चय है और ये चीज इसका उपसमुच्चय है। वैसे r किसका उपसमुच्चय है, r सम्मिश्र संख्याओं का उपसमुच्चय होता है,
लेकिन उस पर अपन को जाना नहीं है क्योंकि अपना चैप्टर फंक्शन है। अब फंक्शन में हम सिर्फ रियल नंबर्स में डील करते हैं, इसलिए उसके बारे में बात नहीं करूंगा। आई थिंक क्लियर है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर कभी पूछा जाए कि यार परिमेय की पावर परिमेय क्या होगा, तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, दोनों होंगे, है ना। अगर आपसे कभी पूछा जाए तो ये चीज क्या होगी, ये दोनों होंगी। अगर आपसे पूछा जाए कि अपरिमेय की पावर परिमेय क्या होगा, तो भी दोनों होंगी। क्लियर। आपसे पूछा जाए कि परिमेय की पावर अपरिमेय क्या होगा, तो भी दोनों होंगी। क्लियर। आपसे पूछा जाए कि अपरिमेय की पावर अपरिमेय क्या होगा, तो ये भी दोनों होंगे। ये बात आप याद रखें। एग्जाम्पल मैं बहुत सारे ले सकता हूं। ओके, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके एक पार्ट समझा देता हूं। देखिए, जैसे परिमेय की पावर परिमेय है, 2 की पावर 3 8 हो गया, बिल्कुल ठीक है। 2 की पावर हाफ √2 हो गया, बिल्कुल ठीक है। परिमेय की पावर परिमेय परिमेय हो सकता है, परिमेय की पावर परिमेय अपरिमेय हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, तो ध्यान रखना। इसी तरह से हम बाकी के एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपरिमेय की पावर परिमेय है ना। आपने पूछा गया √3 √3 कैसा नंबर है, अपरिमेय। अपरिमेय की पावर परिमेय √3 आ गया, है ना। √3 की पावर 2 ले लें आप, 3 आ गया, है ना, दोनों आ सकते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि परिमेय की पावर परिमेय, अपरिमेय की पावर परिमेय, परिमेय की पावर अपरिमेय या अपरिमेय की पावर परिमेय जो है वो दोनों हो सकते हैं। और ये बात शायद आपको 11th क्लास में बताई हो, अगर किसी ने लॉग पढ़ा हो तो लॉग में ये बात समझाई जाती है। ठीक है, तो ये था मेरा बेसिक नंबर सिस्टम। मैंने आपको सबसे पहले सेट थ्योरी समझाई कि सेट थ्योरी में सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं, है ना। उसके बाद फिर मैंने आपको ये सब बातें बताई हैं कि ध्यान रखिएगा फलन के अंदर इन सब की जरूरत पड़ेगी। प्राकृत संख्या जितने भी मैंने समुच्चय आपको समझाया ना, इन सब की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमें आना मैंडेटरी है, अच्छे से आना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे देखते हैं कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन से पहले देखते हैं क्रमित युग्म। क्रमित युग्म क्या मतलब होता है, ऑर्डर्ड पेयर, राइट है। क्रमित युग्म का क्या मतलब है, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने इस तरह से लिखा A, B, है ना, तो ये जो चीज आपको दिख रही है ना, ये कहलाती है क्रमित युग्म। समझ में आ गया। अगर मैंने इस तरह से लिखा, जैसे बोलते हैं क्रमित युग्म A, B, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो A क्या है, पहला एलिमेंट है, यानी पहला अवयव है। B क्या है, B दूसरा अवयव है, सिंपल है। ठीक है, तो A पहला अवयव है, B दूसरा अवयव है। इसके बारे में भी बात करेंगे जब हम फंक्शन स्टार्ट कर देंगे प्रॉपर तरीके से। अच्छा, एक चीज और, अगर दो क्रमित युग्म बराबर हैं, अगर दो क्रमित युग्म बराबर हैं, अगर दो क्रमित युग्म बराबर हैं, तो पहला अवयव पहले के बराबर होगा और दूसरा अवयव दूसरे के बराबर होगा, है ना। समझ में आ गया। अगर क्रमित युग्म बराबर हैं, तो इसका मतलब पहला अवयव पहले के बराबर होगा, दूसरा वाला जो होगा वो दूसरे के बराबर होगा। ये ध्यान रखिएगा क्रमित युग्म में। ठीक। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब हम 2D पढ़ते हैं, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम जब बात करते हैं तो x, y की बात करते हैं, ये आप सबको पता है, क्लियर है। तो जब हम x, y की बात करते हैं, राइट है ना, ठीक है। अच्छा, x कैसा है, वास्तविक, y कैसा है, वास्तविक, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम r क्रॉस r। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, r क्रॉस r से, है ना, या फिर इसको हम बोल सकते हैं r²। ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। जब हम 2D में बात कर रहे हैं तो x, y जो है, x भी वास्तविक है और y भी वास्तविक है, तो उसको लिख सकते हैं r क्रॉस r, या फिर उसको लिख सकते हैं r², है ना। और अगर हम 3D की बात करें, किसकी बात करें, 3D की, तो 3D में क्या होता है, x, y, z होता है ना। तो r क्रॉस r, या आप ऐसे लिख लीजिए, या फिर आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं r3। ओके, IIT कुछ समय से r² r³ यूज कर रही है, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए बता दूं, r² का मतलब अपन 2D में बात करें, यानी x भी वास्तविक है और y भी वास्तविक है। अगर r³ की बात कर रहे हैं तो अपन 3D में बात कर रहे हैं, 3D का मतलब है x भी वास्तविक है, y भी वास्तविक है और z भी वास्तविक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी तरह का कि और r² आ गया तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ भैया। r² का मतलब x वास्तविक और y वास्तविक, r³ आ गया तो क्या हुआ, 3D में बात कर रहे हो, ये वास्तविक और ये वास्तविक, सिंपल, इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। अब हम बात करेंगे कार्तीय गुणन की।
किसकी बात करेंगे? कार्तीय गुणन की, कार्टेजन प्रोडक्ट, कार्टेजन प्रोडक्ट। अब एक कार्तीय गुणन क्या चीज है ये भी समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। दो अरिक्त समुच्चय का मतलब दोनों में कोई ना कोई अवयव है। ए और बी क्या है? दो अरिक्त समुच्चय हैं। ओके, जैसे ए और बी मेरे पास दो अरिक्त समुच्चय यानी दोनों में कोई ना कोई अवयव प्रेजेंट है। फिर आप जब ए क्रॉस बी निकालते हैं, क्या निकालते हैं? ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। तो वो जो आप निकालते हैं ना ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, वो कहलाता है कार्तीय गुणन। क्या कहलाता है? कार्तीय गुणन कहलाता है। अगर आप ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए निकालते हैं तो वो कहलाता है कार्तीय गुणन। ठीक है, मैं समझा देता हूं कैसे। जैसे मान लेते हैं ए मेरे पास है ए बी सी, ठीक है। अच्छा, बी मेरे पास है डी और ई। ओके, अब आपने मुझसे पूछा कि सर ए क्रॉस बी निकालो। क्या निकालो? ए क्रॉस बी। तो ध्यान रखिए, जब आप ए क्रॉस बी निकालेंगे तो पहला अवयव ए का होगा और दूसरा अवयव बी का होगा। जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो पहला अवयव ए का होगा, तो ए कॉमा डी, ए का डी के साथ और ए का ई के साथ। हो गया? ए क्रॉस बी समझ में आ रहा है? ए क्रॉस बी में पहला अवयव ए का होगा, दूसरा अवयव बी का होगा, तो ए कॉमा डी, ए कॉमा ई। अब बी पर आ जाइए, बी कॉमा डी, बी कॉमा ई। अब सी पर आ जाइए, सी कॉमा डी और सी कॉमा ई। ये कहलाता है ए क्रॉस बी। क्या कहलाता है? ए क्रॉस बी। समझ में आ गया मैंने कैसे लिखा? आप अच्छे से देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने ए क्रॉस बी कैसे लिखा है? ए क्रॉस बी लिखते समय पहले ए का अवयव आएंगे, फिर बी का अवयव आएंगे, तो ए डी, ए ई, बी डी, बी ई, सी डी, सी ई। इस तरह से आप ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। कोई बच्चा बोले कि सर बी क्रॉस ए लिख के दिखाइए, तो बेटा बी क्रॉस ए भी लिख लेंगे, क्या तकलीफ आ रही है? बी क्रॉस ए में पहले अवयव किसके आएंगे? बी के आएंगे, फिर ए के आएंगे। तो पहले बी के लिखूंगा, क्या लिखूंगा? डी कॉमा ए, डी कॉमा बी, डी कॉमा सी। ओके, फिर आएंगे ई कॉमा ए, ई कॉमा बी और ई कॉमा सी। ये कहलाता है बी क्रॉस ए। आगे समझ में? दिस इज नोन एज कार्तीय गुणन। अगर ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं तो जो ए क्रॉस बी हम निकाल रहे हैं या बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं, दैट इज नोन एज कार्तीय गुणन। ओके, और ए क्रॉस बी निकालेंगे तो पहला अवयव ए का आएगा, दूसरा अवयव बी का आएगा। अगर हम बी क्रॉस ए निकालेंगे तो पहला अवयव बी का आएगा और दूसरा अवयव ए का आएगा। इसमें एक चीज है छोटी सी, वो भी मैं बता दूं आपको। आपने नोट किया होगा, अगर आप इसको देखें तो ए में अवयव कितने हैं? 3। ओके, ए में अवयव कितने हैं? 3। बताइए बी में अवयव कितने हैं? 2। क्लियर है? तो आपको एक बात तो दिख रही होगी कि ए में अवयव 3 है, बिल्कुल ठीक है। बी में अवयव 2 हैं। जब आपने ए क्रॉस बी निकाला तो उसमें 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ए क्रॉस बी में टोटल अवयव कितने होंगे? 6। क्लियर है? तो ए में अगर 3 एलिमेंट है, बी में अगर 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट होंगे। तो अगर इसको मैं जनरलाइज करना चाहूं, इसको मैं जनरलाइज करना चाहूं, ठीक है, तो क्या बोलूंगा कि अगर ए में p अवयव हैं और b में q अवयव हैं, तो a क्रॉस b में pq अवयव होंगे। क्लियर? अगर किसी समुच्चय a में p अवयव हैं, किसी समुच्चय b में q अवयव हैं, तो a क्रॉस b में कितने अवयव होंगे? p इंटू q अवयव होंगे। यानी a क्रॉस b में अवयवों की संख्या कितनी होगी? pq होगी। क्लियर? अब बात आती है कार्तीय गुणन के बाद। अगर मैं कार्तीय गुणन के आगे जाऊं तो कार्तीय गुणन के आगे जाते हैं, अब हम चलते हैं संबंध पर। किस पर चलोगे? संबंध पर। तो संबंध समझते हैं, रिलेशन। समझ आ गया? संबंध, रिलेशन, इंपॉर्टेंट। ओके, संबंध क्या है बेसिकली, है ना? देखिए, जो अभी मैंने आपके सामने कार्तीय गुणन निकाला, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी मैंने ए क्रॉस बी का कार्तीय गुणन निकाला, उसके सभी अशून्य उपसमुच्चय, उसके सभी
अशून्य उपसमुच्चय वो संबंध कहलाते हैं। ए क्रॉस बी निकाला तो ए से बी में कहलाते हैं, बी क्रॉस ए निकाला तो बी से ए में कहलाते हैं। क्लियर है? तो दोबारा बोल रहा हूँ, यदि ए और बी दो अशून्य उपसमुच्चय हैं, यदि ए और बी दो मेरे पास आरिक्त समुच्चय हैं, तो ए क्रॉस बी के सभी संभव उपसमुच्चय नल सेट को छोड़कर वो क्या कहलाते हैं? वो संबंध कहलाते हैं ए से लेकर बी में। क्या कहलाते हैं? संबंध कहलाते हैं ए से लेकर बी में। क्लियर? तो इस बात को आप लिख लीजिए, है ना, मैं इसको बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है? तो संबंध की परिभाषा आप लिख लें, सारे बच्चे, जितने बच्चे हैं मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। यदि ए तथा बी दो आरिक्त समुच्चय हैं, यदि ए तथा बी दो आरिक्त मतलब खाली नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई अवयव होना जरूरी है, तब ए क्रॉस बी का प्रत्येक अशून्य उपसमुच्चय, तब ए क्रॉस बी का प्रत्येक अशून्य उपसमुच्चय ए से बी में संबंध को दर्शाता है। ए से बी में संबंध को दर्शाता है। ओके, ए से बी में संबंध को क्या करता है? दर्शाता है। तो आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें जो मैंने समझाई है। जैसे मैंने ए क्रॉस बी निकाला, तो ए क्रॉस बी का जो भी उपसमुच्चय बनेगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ए से बी में एक संबंध। जैसे मान लेते हैं ए आपने ले लिया, ए बी ले लिया, ठीक है, बी आपने ले लिया, सी डी ले लिया, तो आपने ए क्रॉस बी निकाला। ए क्रॉस बी क्या होगा? ए कॉमा सी, ए कॉमा डी, बी कॉमा सी और बी कॉमा डी। ये आपने ए क्रॉस बी निकाल लिया, बिल्कुल ठीक है सर। अब इस ए क्रॉस बी का जो उपसमुच्चय बनेगा, नल सेट को छोड़ के ध्यान रखना, ए क्रॉस बी का जो भी उपसमुच्चय बनेगा वो ए से बी में संबंध को दर्शाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपके सामने ये लिख देता हूं ए कॉमा सी और ए कॉमा डी, तो भैया ये एक संबंध है ए से बी में, क्योंकि ये चीज इसका उपसमुच्चय है। ठीक है, आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो ए और बी अगर दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब ए क्रॉस बी का प्रत्येक अशून्य उपसमुच्चय ए से बी में संबंध को दर्शाता है। ये ध्यान रखिए, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ये संबंध है। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा संबंध का मतलब क्या होता है। अब इसमें हम कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे संबंध के ऊपर समझाने के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। देखिए, ए बराबर लिया मैंने 1 2, बी बराबर लिया मैंने 3 4 5। ओके, अच्छा, मैं एक संबंध बताता हूं ए से बी में। मैं ए से बी में एक संबंध बता रहा हूं आपको। संबंध क्या है? ए बी से छोटा है। संबंध क्या बता रहा हूं? पहला क्वेश्चन है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं संबंध बता रहा हूं कि ए और बी में जो संबंध है वो ये है कि ए बी से छोटा है। अच्छा, ए कौन है? ये ए है। बी कौन है? बी ए है। ओके, तो आपसे पूछा गया है कि भैया बताओ संबंध क्या होगा। तो बहुत आसान है, कैसे लिखेंगे अच्छे समझना। ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, तो क्या 1 3 से छोटा है? यस है। क्या 1 4 से छोटा है? है। क्या 1 5 से छोटा है? बिल्कुल है। तो 1 3 से छोटा है, 1 4 से छोटा है, 1 5 से छोटा है। इसी तरह से 2 3 से छोटा है, 2 4 से छोटा है और 2 5 से छोटा है। तो आपका संबंध आ गया ये आपका आंसर है। क्लियर? उसने बोला कि ए और बी में संबंध है, ए बी से छोटा है, ए का पार्ट है, बी बी का पार्ट है, तो भैया संबंध लिखो। तो कैसे लिखोगे? 1 3 से छोटा, 1 4 से छोटा, 1 5 से छोटा, 2 3 से छोटा, 2 4 से छोटा, 2 5 से छोटा। क्लियर? तो आप इस तरह से संबंध लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, इसी में ही छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले रहा हूं, इसी के अंदर आप एग्जाम्पल्स देखते जाइए। और एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, सेकंड एग्जाम्पल कि ए रिलेटेड टू बी क्या है? 2a ग्रेटर देन बी। 2a ग्रेटर देन बी क्या लिखा है? 2a ग्रेटर देन बी। सोच लेना भैया आराम से, 2a ग्रेटर देन बी है ना। अच्छा, a कौन है? ये पूरा का पूरा a है। b कौन है? ये पूरा का पूरा b है। चलिए, 2a ग्रेटर देन b है ना, मैं बना रहा हूं 2a ग्रेटर देन b। 2a, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। किससे मल्टीप्लाई कर लो? 2 से। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2 और 4। कितना आ जाएगा? 2 और 4। ओके, 2a b से बड़ा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 आ गया। क्या 2 3 से बड़ा होगा? नहीं होगा।
क्या 2 4 से बड़ा होगा? नहीं होगा। क्या 2 5 से बड़ा होगा? नहीं होगा। क्लियर है? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्या 2 3 4 5 से बड़ा होगा? नहीं होगा। खत्म, इसमें तो कुछ नहीं है। अब इधर आ जाओ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा। कितना आएगा? 4। क्या 4 3 से बड़ा है? हाँ है, 4 3 से बड़ा है। एक आ गया, 2,3 आ गया। क्या 4 4 से बड़ा होगा? नहीं। क्या 4 5 से बड़ा होगा? नहीं। तो आपका आंसर आ गया 2,3 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो इस तरह से कर सकते हैं और कुछ भी नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, ये लीजिए, ए रिलेटेड टू बी, है ना। मैंने लिख लिया a प्लस बी ग्रेटर देन 9। ओके, लिख लिया a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b, लिख लिया। चलो a प्लस बी ग्रेटर देन 9 ले लेते हैं। 10 ले लो, 11 ले लो, कुछ भी ले लो। चलो a प्लस बी ग्रेटर देन 9, a प्लस बी ग्रेटर देन ऐसा करते हैं 6 ले लेते हैं। चलो ले लिया, स्टार्ट करते हैं। 6 से बड़ा है ना, 6 से बड़ा। तो 1 और 3 4 नहीं आ रहा, 1 और 4 5 नहीं आ रहा, 1 और 5 6 नहीं आ रहा, क्योंकि 6 से बड़ा नहीं होता। 2 और 3 5 नहीं आ रहा, 2 और 4 6 6 से बड़ा नहीं है, 2 और 5 7 7 6 से बड़ा है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा 2,5। ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो इस तरह से बेसिकली हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं। रिलेशन डिफाइन करने में मुझे लगता नहीं किसी बच्चे को कोई तकलीफ होनी चाहिए। और अगर अपने पास क्वेश्चन देखे जाएं तो क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है। आप चाहें तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम ले सकते हैं और ले लेते हैं क्वेश्चंस। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन मेरे पास है a बराबर 1 2 3 4, ओके, और b मैंने ले लिया 5 6 7, ओके, ले लिया मैंने। और इसमें पहला क्वेश्चन है a रिलेटेड टू b, क्या है रिलेशन? यह है कि अपने पास a प्लस b 4 से बड़ा है, a है और b है। करें स्टार्ट। ओके, ये चीज क्या कह रही है? चिल्ला चिल्ला के तू भैया a है, ये चीज चिल्ला चिल्ला के कह रही है तू b है, कह रही है ना, कोई तकलीफ है? नहीं है। अब देखो क्या कहते हैं, इन दोनों को जोड़ो, ऐड करो। इन दोनों को ऐड करने पर क्या आना चाहिए? 4 से बड़ा आना चाहिए। तो 1 प्लस 5 6, 2 1 प्लस 6 7, ये सब 4 से बड़े आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 1,5 1,6 1,7, इन दोनों का सम जो है वो 4 से बड़ा आ रहा है। ऐसे आगे वाले सारे आएंगे, 2,5 2,6 2,7, ठीक है, 3,5 3,6 3,7, ठीक है, 4,5 4,6 4,7। तो ये मेरे पास R आ गया, आ जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं रिलेशन। ये एक संबंध लिखने का तरीका है। तो संबंध लिखने में मुझे लगता नहीं किसी तरह की किसी बच्चे को तकलीफ आनी चाहिए। आप इजीली संबंध क्या है लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। भाई संबंध लिखना तो आपने सीख लिया, संबंध लिखने में कोई तकलीफ नहीं है, आप आराम से लिख पाओगे। अब बात आती है संबंध का प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या होगा। संबंध का प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या होगा। देखिए, प्रांत जो होता है उसका मतलब होता है डोमेन, सहप्रांत का मतलब होता है कोडोमेन, और परिसर का मतलब होता है रेंज, है ना। तो अब बात आ रही है कि संबंध का प्रांत, सहप्रांत और परिसर कैसे लिखेंगे। समझ लेते हैं पहले, है ना, इसको समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। जो मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रांत क्या चीज है वो देख लेते हैं अपन लोग। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, है ना, मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, a बराबर 2 3 4 5, ओके, और b लिया मैंने 3 6 7 और 10 ले लिया। अब मैंने बोला x, y बिलोंग्स टू r। मैंने बोला क्या है? मैंने बोला है x y का भाजक है, x y का भाजक है, ठीक है। मतलब x यहां पर a को बिलोंग कर रहा है, y b को बिलोंग कर रहा है, ओके। अब आपसे पूछा है उसने, एक तो r क्या होगा, पहला क्वेश्चन r बताओ भाई। दूसरा क्वेश्चन पूछा है r का प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा, सह प्रांत क्या होगा। ठीक है, ये दो चीजें उसने पूछी हैं अपन से। और लगे हाथ उसने पूछा है आर इनवर्स क्या होगा, है ना। आर इनवर्स का मतलब मैं आपको समझाऊंगा अभी।
पहले हम समझ लेते हैं भाई परिसर क्या होता है, प्रांत क्या होता है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि भैया ये जो चीज आप देख रहे हो ना, ये सारी चीजें तो एक्स हो गई और ये सारी चीजें क्या है, वाई हो गई। ओके, ये कौन है एक्स, ये कौन है वाई। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं किसी तरह का, मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए, है ना। ये एक्स और ये वाई है ना। अब आप बोल रहे हो कि एक्स वाई का भाजक है, एक्स वाई का भाजक है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं भैया, एक्स वाई का भाजक है। क्या 2 3 का भाजक है, नहीं है। क्या 2 6 का भाजक है, यस। 2 6 को डिवाइड कर देगा, ठीक है, यस। 2 6। क्या 2 7 को डिवाइड करेगा, नहीं। क्या 2 10 को डिवाइड करेगा, यस। हो गया। अब आ जाइए 3 पर। क्या 3 3 में भाग चला जाएगा, यस। क्या 3 का 6 में भाग चला जाएगा, यस, ठीक है। क्या 3 का 7 में जाएगा, नहीं जाएगा। 3 का 10 में जाएगा, नहीं जाएगा। 4 का 3 में नहीं जाएगा, 4 का 6 में नहीं जाएगा, 4 का 7 में नहीं जाएगा, 4 का 10 में नहीं जाएगा, छोड़ो। 5 का 3 में नहीं जाएगा, 5 का 6 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 10 में चला जाएगा। तो 5 10 चला गया। ये मेरा संबंध आ चुका है। अब संबंध में प्रांत कैसे लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है प्रांत। सुनना अच्छे से, प्रांत क्या होता है। जैसे आप संबंध लिख लोगे, संबंध लिखने के बाद जो पहले अवयव आएंगे ना, फर्स्ट वाले जो एलिमेंट आएंगे, संबंध लिखने के बाद जो पहले एलिमेंट आएंगे, जो पहला पहला आएगा, तो यहाँ पहला क्या आ रहा है, 2 2 3, है ना, 3 और 5। ये जो पहले अवयव आएंगे ना, वो कहलाते हैं प्रांत। क्लियर। किसी भी संबंध को जब आपने लिख लिया तो उसके जो पहले अवयव आते हैं ना, वो कहलाते हैं प्रांत। प्रांत क्या हो गया, प्रांत आएगा 2 3 और 5। समझ में आ गया। तो जो पहले अवयव आएंगे वो कहलाते हैं प्रांत, और जो बाद वाले होंगे ना वो कहलाते हैं परिसर। परिसर, तो बाद वाले जो होंगे परिसर कहलाएंगे। तो परिसर कौन से होंगे, जो बाद वाले होंगे, यानी 6 और 10, 3 6 और 10, है ना। एक ही बार लिखना है, कुछ चीज 2 बार आ रही है तो परिसर कितना हो गया, 3 6 और 10। क्लियर है। तो प्रांत समझ में आ गया। प्रांत क्या होगा, जो पहले अवयव आएंगे वो सारे प्रांत होंगे, जो बाद में सारे अवयव आएंगे वो परिसर होंगे। और सहप्रांत क्या होगा, अगर मेरा रिलेशन ए से बी जा रहा है, अगर मेरा संबंध ए से बी जा रहा है, तो जो बी होगा ना, बी, वो सहप्रांत होगा। क्लियर है। तो सहप्रांत क्या होगा, अगर मेरा संबंध ए से बी जा रहा है तो जो बी है वो मेरा सहप्रांत होगा। तो सहप्रांत कितना हो जाएगा, 3 6 7 और 10। क्लियर। यहीं पर मैं एक चीज और आपको बता रहा हूं, वो है प्रतिलोम संबंध। क्या बता रहा हूं, प्रतिलोम संबंध। संबंध और प्रतिलोम संबंध, जो आर इनवर्स आप देख रहे हैं ना, इसे बोलते हैं प्रतिलोम संबंध। और प्रतिलोम संबंध लिखने के लिए क्या करते हैं, उसे उल्टा कर दीजिए। अगर ये आर है तो इसका उल्टा क्या होगा, आर इनवर्स कहलाएगा, वो कहलाएगा 6 2 10 2 3 3 6 3 और 10 5। क्लियर है। तो ये आपका आर इनवर्स बन जाएगा। आर इनवर्स का मतलब जस्ट उसे उल्टा कर दीजिए, तो इसका सहप्रांत पैसा लिख लेंगे अपन। प्रांत क्या होता है, जो पहले आएगा, इसका प्रांत क्या होगा, जो पहले आएगा। तो 3 6 और 10। तो उसका परिसर क्या होगा, जो बाद में आएगा, 2 3 और 5। क्लियर है, समझ में आ गया। उल्टा करना है, सिंपल है, इसको उल्टा करके लिख दो, दैट्स ऑल। वो आर इनवर्स बन जाएगा। और जो पहले आएगा वो उसका प्रांत होगा, जो बाद में आएगा वो उसका परिसर होगा। क्लियर है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें आर निकालना है, किस तरह से हमें आर का प्रांत निकालना है, किस तरह से हमें आर इनवर्स का प्रांत और परिसर निकालने हैं। तो मैं 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूं, है ना, आप लोग ट्राई करें सब कैसे करना है। क्वेश्चन है मेरे पास, ए बराबर 1 2 3 4 5 और बी दे रखा उसने 1 4 5। ओके। उसने ये भी बोला है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एक्स लेस देन वाई। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को। चलिए बताना क्या है, आर बताना है, आर इनवर्स बताना है, आर का प्रांत और परिसर बताना है। तो आप लोग सब ट्राई करिए, 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। चलिए टाइम इज ओवर, देखते हैं, स्टार्ट करें। हाँ भाई, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को,
y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b को, और x किससे छोटा है, y से। x किससे छोटा है, y से। क्या 1 1 से छोटा होगा, नहीं, पर 1 4 और 5 दोनों से छोटा होगा, 1 4 और 5 दोनों से छोटा होगा। आगे बढ़ते हैं, 2 1 से छोटा होगा, नहीं, 2 4 और 5 दोनों से छोटा होगा, 3 4 और 5 दोनों से छोटा होगा, बिल्कुल ठीक है। क्या 4 1 से छोटा होगा, नहीं, 4 4 से छोटा होगा, नहीं, 4 5 से छोटा होगा। ना तो 5 1 से छोटा होगा, ना 5 4 से छोटा होगा, ना 5 5 से छोटा होगा। ये मेरा रिलेशन आ गया। अब रिलेशन आ गया तो मेरे को लगता नहीं इसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत है, आप लोग लिख लेंगे सब। प्रांत, जो पहला अवयव आएगा, पहला अवयव कौन है, पहला अवयव कौन कौन है आपको दिख गया होगा। एक तो 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, ठीक है ना। तो पहला अवयव कौन कौन आ रहा है, 1 2 और 3 और 4। ओके, परिसर क्या होगा, जो बाद में आएगा, किसमें आएगा, बाद में कौन आएगा, 4 5 4 5 4 5 और 5, ठीक है। यानी परिसर कितना आ गया, 4 और 5 आ गया। प्रांत क्लियर है, परिसर क्लियर है। अब बात आती है सहप्रांत। तो सहप्रांत मैं आपको बता चुका हूं, तो सहप्रांत मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सहप्रांत आप लिख लीजिएगा। तो सहप्रांत क्या हो जाएगा, है ना। सहप्रांत की अगर मैं बात करूं, सहप्रांत क्या होगा बेसिकली, तो सहप्रांत होगा जब ए से बी जाते हैं, बी जो होता है वो सहप्रांत होता है। तो सहप्रांत हो गया 1 4 5। आर इनवर्स आप खुद लिख लेना, आप आर इनवर्स लिखने में कैपेबल हैं, तो आर इनवर्स लिख लेंगे सारे बच्चे। नेक्स्ट, पूर्णांकों के समुच्चय z पर एक संबंध r इस प्रकार परिभाषित है, कि x, y belongs to r, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। ओके, पूर्णांकों के समुच्चय z पर एक संबंध r इस प्रकार से परिभाषित है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू r, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 है। ओके, अच्छा, यहाँ पर समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है, पूर्णांकों के समुच्चय z पर, यानी x भी पूर्णांक है और y भी पूर्णांक है ना, x भी पूर्णांक है और y भी पूर्णांक है, और उसे संबंध परिभाषित किया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई। अब तक तो क्या होता था कि हर बार में ए और बी दे देता था तो बच्चे आराम से कर लेते थे। अब मैंने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो अब आपको पता क्या करना है, आपको रिलेशन तो ढूंढना ही है, लेकिन आपको करना क्या है, आपको वो वैल्यू लेनी है जिस पर x की पूर्णांक वैल्यू पर y की पूर्णांक वैल्यू आए, x की पूर्णांक वैल्यू पर y की पूर्णांक वैल्यू आए। तो अगर मैं x का मान 0 लेता हूं तो y का मान आएगा प्लस माइनस 5, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं x का मान 0 लेता हूं तो y का मान आएगा प्लस माइनस 5, ओके करेक्ट है। अगर मैं x का मान 1 लेता हूं तो y का मान पूर्णांक नहीं आएगा। अगर मैं x का मान 1 लूंगा तो y का मान पूर्णांक नहीं आएगा। x का मान 2 लूंगा तो y का मान पूर्णांक नहीं आएगा। x का मान अगर मैं 3 लूंगा तो y का मान पूर्णांक आएगा प्लस माइनस 4। x का मान अगर 4 लूंगा तो y का मान आएगा प्लस माइनस 3, ओके। 3 लूंगा तो प्लस माइनस 4 आएगा, 4 लूंगा तो प्लस माइनस 3 आएगा। अगर मैं x का मान 5 लूंगा तो y का मान 0 आएगा, ओके। x का मान अगर मैं 6 लूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। समझ में आ गया मैंने क्या किया, जब मैंने x से 0 लिया प्लस माइनस 5, मैंने 1 लिया, अगर आप 1 रखकर देखेंगे तो y का मान पूर्णांक नहीं आ रहा तो छोड़ दो। 2 लोगे तो y का मान पूर्णांक नहीं आ रहा, छोड़ दो। 3 लोगे तो पूर्णांक आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। 4 लोगे तो पूर्णांक आ रहा है, 5 लोगे तो आ रहा है, क्लियर। तो क्या मैंने अपना संबंध परिभाषित कर दिया, बिल्कुल कर दिया सर। देखिए 101 परिभाषित कर दिया, क्या आएगा 0,5 0,-5, 0 के साथ प्लस माइनस 5 आ रहा है। अब आ जाइए 3 के साथ, 3 के साथ 2 आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं 3,4 और 3,-4 हो गया। अब 4 पर आ जाइए, 4 के साथ 2 आ रहे हैं, 4,3 4,-3। 5 के साथ आ जाइए 5,0,
ये मेरा संबंध परिभाषित हो गया। क्लियर है? आई थिंक कोई हमने चीज मिस करी नहीं है। एक्स की हमने जगह 0 रखा, फिर 1 रखा, 2 रखा, 3 रख के देखा, फिर 4 रख के देखा और 5 रख के देखा, राइट। ये मेरा संबंध परिभाषित हो गया है। अगर मैं संबंध को देखूं तो यहां से इसका प्रांत अगर लिखने को बोला जाए तो इसका प्रांत होगा 0, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4 और आएगा 5, ठीक है। और अगर आपसे परिसर लिखने के लिए बोला जाए तो परिसर कितना होगा इसका परिसर होगा 4 -4 -5 5 3 3 और 0। ओके, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से अब तक तो यार कि प्रांत का क्या मतलब है। प्रांत पहले वाला। परिसर कौन सा है? बाद वाला। परिसर कौन सा है? बाद वाला। ओके, क्लियर है? अच्छा, और सहप्रांत की बात करने की जरूरत नहीं। सहप्रांत क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय। भाई आपका फंक्शन तो z से z में जा रहा है ना, संबंध तो सहप्रांत क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय है ना। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं संबंध। आई थिंक संबंध समझ में आ गया होगा, है ना। और आर इनवर्स निकालना है तो सारे बच्चे आर इनवर्स खुद निकाल सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं इस पर, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, अब तक आ जाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, मतलब इस पार्ट को समझाने के लिए। b बराबर दे रखा है 3 4 5, ओके। और संबंध क्या है? संबंध है a प्लस b बराबर विषम संख्या है, और a जो है वो a को बिलोंग कर रहा है, b जो है वो b को बिलोंग कर रहा है। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। और a पार्ट, b पार्ट क्या है? a रिलेटेड टू b। इसमें लिखा है a प्लस b बराबर 10 है। a को बिलोंग कर रहा है और b को बिलोंग कर रहा है। मेरे ख्याल से कर लेंगे सारे बच्चे, कोई दिक्कत किसी को है नहीं। आप लोग आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई तकलीफ इसमें नहीं है, है ना। आप लोग कर लेंगे सब। चलिए पहला वाला देख लें। a प्लस बी विषम आना चाहिए बेटी, a प्लस बी विषम आना चाहिए। ओके, 1 में 3 जोड़ो 4 आएगा, विषम नहीं आ रहा। 1 में 4 ऐड करो, विषम आ रहा है। यस, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 1,4 आ रहा है। ओके, 1 में 5 जोड़ेंगे, नहीं आएगा। 2,3 आ रहा है, 2,5 आ रहा है। विषम, दोनों को जोड़ते जाओ, विषम आना चाहिए बस। फिर 3 पर आ जाइए, 3,4 आ रहा है। और फिर 4 पर आ जाइए, 4,3 और 4,5। क्लियर? दोनों को जोड़ने पर विषम आ जाना चाहिए। आ गया? यहां तक आने के बाद इसका प्रांत क्या होगा? प्रांत समझ में आ गया? प्रांत क्या है? पहले वाला नंबर, पहले वाला प्रांत क्या? 1 2 3 4। परिसर क्या है? बाद वाला। परिसर क्या है? बाद वाला। तो 3 4 और 5, ठीक है। सहप्रांत क्या है? सहप्रांत भी आपका 3 4 5 ही है। सहप्रांत क्या है आपका? 3 4 5 ही है। अगर मैं बी वाले की बात करूं, a प्लस बी बराबर 10, a प्लस बी बराबर 10 जोड़ लें। a प्लस बी बराबर 10 आएगा ही नहीं कुछ। इसको एक काम करते हैं, a प्लस बी बराबर 9 कर लेते हैं, है ना। तो 1 और 3 4 कुछ नहीं आ रहा, इनको जोड़ने पे कुछ नहीं आएगा। 2 को जोड़ेंगे कुछ नहीं आएगा, 3 को जोड़ेंगे कुछ नहीं आएगा, 4 को जोड़ने पे 4 प्लस 5 9 आ जाएगा। तो अपने पास आएगा 4,5 आ गया। तो ये अपने पास आ जाएगा। प्रांत बोलेगा, प्रांत आएगा 4, परिसर कितना आएगा? 5। क्लियर है? प्रांत कितना है? 4, परिसर कितना है? 5। ठीक, तो यहां पर आपका फर्स्ट लेक्चर खत्म होता है। मैं सिर्फ 2-3 मिनट लूंगा, मैं रिकॉल कर रहा हूं, मेरी बात को दोबारा सुनिए। मैंने क्या समझाया आज के लेक्चर में? सबसे पहले मैंने आपको समझाया समुच्चय क्या होते हैं। तो समुच्चय के बाद मैंने बताया कि समुच्चय को लिखते कैसे हैं, 2 तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के बाद मैंने बताया कि समुच्चय के प्रकार क्या कौन से हैं। समुच्चय के प्रकार में मैंने नील समुच्चय यानी रिक्त समुच्चय बताया, फिर मैंने एकल समुच्चय बताया, परिमित समुच्चय बताया, अपरिमित समुच्चय बताया, समान समुच्चय बताया, समुच्चय में कार्डिनल नंबर बताया, है ना। फिर मैंने समतुल्यता समुच्चय बताया। ओके, इसके अलावा फिर मैंने आपको सबसेट यानी उपसमुच्चय समझाया, वो सारी चीज़ें समझा दी मैंने, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने आपको सारे उपसमुच्चयों के बारे में बताया, उपसमुच्चय की सारी चीज़ें बता दी। उसके बाद फिर मैंने बाद में आपको बताया समुच्चय के जो हैं, जैसे प्राकृत संख्याएं क्या हैं, ये सब मैंने आपको समझाया। वो सारी चीज़ प्राकृत संख्याएं सारे समुच्चय समझाने के बाद फिर मैंने समझाया कि कार्तीय गुणन क्या होता है। कार्तीय गुणन के बाद फिर मैंने समझाया संबंध क्या होता है।
और फिर मैंने समझाया संबंध के प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है, आर इनवर्स क्या होता है। एक चीज जो मैं आपको बता दूं, डिसजॉइंट सेट, ये ध्यान रखना भैया, डिसजॉइंट सेट, अगर दो सेटों के बीच में इंटरसेक्शन फाई है, अगर दो सेटों के बीच में इंटरसेक्शन फाई है, अगर दो समुच्चय के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है तो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं, है ना। इसको हिंदी में भी देख लेना थोड़ा बहुत, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, मतलब हिंदी देख लेना आप। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, वो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। कि ध्यान रखिएगा, ये वाला पार्ट आप ध्यान रखें। ओके, तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, तो अब नेक्स्ट लेक्चर इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले टर्न पर।